पुरजारोली जैन और आप देख रहे हैं पिंक सिटी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया और इसका मकसद जो है वो जनता से सीधे जुड़ना है। आपको बता दें कि इस पोर्टल के जरिए 23 योजनाओं की जानकारी जनता को सीधे सीधे एक क्लिक पर हासिल होगी। देखिए रिपोर्ट में। जन सूचना .rajasthan.government.in पर जाइए, क्लिक बटन दबाइए, सारी जानकारी होगी साकार। जन सूचना पोर्टल 2019 हुआ लॉन्च। देश का पहला राज्य बना राजस्थान, जहां ऑनलाइन मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। पारदर्शिता और जवाबदेही का नया आयाम। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बटन दबाया और सरकारी योजनाओं की जानकारियां हो गई ऑनलाइन। आरटीआई के तहत तैयार जन सूचना पोर्टल 2019 की शुरुआत कर जहां सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर डाली, वहीं आम लोगों तक अपडेट सूचना पहुंचाने की दिशा में भी नया आयाम जुड़ गया। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां तमाम सरकारी विभागों की सूचना एक क्लिक पर साकार हो जाएंगी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युल्लू सहित गहलोत सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने पोर्टल की शुरुआत को ऐतिहासिक बताया। पहले से ही है कि जो आरटीआई कानून बना उसमें सरकारों की जिम्मेवारी है, जो सरकारें हम निभा नहीं पाते हैं, कि आम जनता को सूचना स्वतः ही मिलनी चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत आज इस रूप में हुई है और मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग पधारे हुए ऐतिहासिक प्रोग्राम। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहती है और इस पोर्टल की शुरुआत इस दिशा में ही एक बड़ा कदम है। मैं शुभकामना देना चाहता हूं प्रदेशवासियों को। सबसे पहले आज का जो जन सूचना पोर्टल हम लोगों ने आपके सामने आज लॉन्च किया है, ये प्रदेश की जनता को समर्पित है। एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण हमने कदम उठाया है। एक बटन दबाने से या एक पोर्टल को लॉन्च करने से कितने दूरगामी परिणाम और परिवर्तन हमारे जीवन में आएंगे, इसकी परिकल्पना हम अभी नहीं कर सकते। इस पोर्टल से पहले फेज में 13 विभागों को जोड़ा गया है, जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग शामिल हैं। जन संगठनों के सुझाव और सहयोग से तैयार इस सूचना पोर्टल से लोगों को सहूलियत तो होगी ही, सरकारी विभागों की कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी। न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी विधायक सतीश पूनिया ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में नया कुछ भी नहीं है, सरकार को सीधे जनता से जुड़ना चाहिए। हमने जन पोर्टल सेवा शुरू करी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विगत वसुंधरा जी की सरकार ने इस पोर्टल की पूर्णतः तैयारी कर ली थी और ये एक किस्म की पैकेजिंग है, उसको इन्होंने परोसा है। लेकिन जिस तरीके से पुरानी योजनाओं को
नाम बदलकर अमली जामा पहनाने की कोशिश करी, उसी तरीके से जन सूचना जन सेवा पोर्टल भी उसी किस्म की एक कवायद है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली का चक्कर कम लगा के जमीन पर सेवा का एक तरीके का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता को ज़्यादा राहत मिलेगी। और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज पैदल मार्च निकाला है और ये पैदल मार्च उन्होंने अपने आवास से निकाला। आपको बता दें, साथ ही पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है। इस दौरान मीणा शारीरिक शिक्षक भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठते हैं और परिणाम जारी करने की बात की। तो वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मीणा ने सरकार को आड़े हाथों लिया और बहरोड कांड में बर्खास्त किए पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की। क्रिया में जैसा कि अभी हम चेयरमैन साहब से मिले जटावत साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि रात को इन पे लाठीचार्ज हो गया था। ये अनशन शुरू किया था तो पुलिस ने जाके बेरहमी से लाठीचार्ज किया और जो महिला धरनार्थी थे उनके बाल खींचे। तो ये मेरे पास आए थे, तो इनको लेके मैं जटावत साहब के पास आया। उन्होंने भरोसा दिया है कि इस महीने के अंत में इन सबको पोस्टिंग दे दी जाएगी, रोज़गार दे दिया जाएगा। बाद में जो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया उसमें काफ़ी अंतर आ रहा था, तो इस दृष्टि से हमने उसमें जो एक्चुअल में अब उनके मार्क्स आने थे, जो कि शिक्षा विभाग ने अपने दस्तावेज सत्यापन के बाद जो हमें बताए थे, उसके बाद उन एक्चुअल जो मार्क्स उनके आ रहे हैं उस पर भी उनको एक टाइम दिया गया था। ये कार्रवाई भी शिक्षा विभाग द्वारा ही की गई थी, क्योंकि मैं ये बता दूं कि दस्तावेज सत्यापन का समस्त कार्य शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। और इधर जयपुर मेयर विष्णु लाटा जो है आज एक्शन में दिखाई दिए। जी हां, आज वो अचानक से निगम मुख्यालय पहुंचते हैं और वहां पर कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करते हैं और इस जांच में पाया जाता है कि तकरीबन 100 से ज्यादा जो कर्मचारी है वो अनुपस्थित रहे। शिक्षा विभाग सरकार के जन घोषणा पत्र को लागू करने में जुटा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि आज मंत्री गोविंद डोटासरा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही कई सब्जेक्ट ऐसे थे जिस पर लंबी चर्चा की गई। के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से शिक्षा विभाग में क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या हो रहा है। जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया था उसका बजट की क्रियान्विति किस प्रकार से हो रही है, जो जन घोषणा पत्र हमारा है उसकी क्रियान्विति किस प्रकार से हो रही है, कहाँ किस विभाग में किस कंपोनेंट में क्या कमियां आ रही हैं, उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, कैसे बेहतर हमारी शिक्षा को बनाया जा सकता है, कैसे समुदाय को उससे जोड़ा जा सकता है। अब राजस्थान के स्कूलों में जो कबाड़ जमा हुआ है वो अब स्कूलों में जमा नहीं रहेगा। जी हां, क्योंकि अब जो है शिक्षा विभाग 10 लाख तक के कबाड़ का अपने लेवल पर ही निस्तारण करेगा। और देखा जाए तो हर स्कूल में 1-2 कमरे बरसों से कबाड़ की भेंट चढ़े हुए थे, जिनमें स्कूल की टूटा फूटा सामान था और अभी तक इस कबाड़ का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मंत्री डोटासरा इस फैसले को स्कूलों की बिगड़ी सेहत के लिए संजीवनी बता रहे हैं। सर, इसका ज़रूरी हो जाए, खाली हो जाए तो मतलब हमारे बच्चे आराम से बैठ पाएंगे और सब जगह का मिला के इस कमरे में इकट्ठा कराया, रखने की कहीं जगह नहीं है और कमरे छोटे छोटे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। एक क्लास में 74, 87, 85 ऐसे बच्चे
बच्चे हैं। जो अटाले से भरे पड़े, कचरे से भरे पड़े, वो हमारे बच्चों के पढ़ने के काम में नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा एक वो था कमरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो उसके भी परिपत्र कल आ गया है कि हमें अधिकृत कर दिया है, बहुत सरलीकरण कर दिया है। जूनियर अकाउंटेंट तक को उसमें पावर दे दिए गए हैं कि अगर 10 लाख से नीचे का कोई कचरा होगा तो उसके जो निष्पादन के में स्थिरता प्रदान की गई है। और मार्च तक के लिए इस अभियान के रूप में चलाने के लिए भी वित्त विभाग ने हमें स्थिलन के साथ स्वीकृति दी है। और आज राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की है। जी हाँ, जिसमें जो कर्मचारी है उन्होंने मांग उठाई कि बेशकीमती जो भूमि है उन पर जो कब्जा कर रखा है उन कब्जों को हटाया जाए। आपको बता दें कि साथ ही राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के मुताबिक मंडल को मजबूत बनाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई और इस दौरान शुरू किए जा रहे ई ऑक्शन को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। बैठक के बाद आपको बता दें कि राजस्थान आवासन मंडल बोर्ड कर्मचारी संघ ने आयुक्त पवन अरोड़ा को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंप दिया है। दुर्गापुरा में जो कृष्णा कुंज हमारी योजना थी, जिसको श्री राम कॉलोनी के नाम से कोई पट्टे काट रहा है, उसके लिए अनाधिकृत कब्जे हटाने के लिए हमने मांग करी है। जितने भी अनाधिकृत कब्जे हैं, जिस हाउसिंग बोर्ड ने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर सोल्व किया है, उसी तरह से हम और आगे सोल्व करें। जो पिछले 5 साल से हमको इस समस्या का समाधान करने में हमको रोका जा रहा था, वो आज की प्रशासन और आज की सरकार ने जन घोषणा पत्र में लेके उसको किया है चालू। इसके अलावा राजस्थान सरपंच संघ ने आरोप लगाया है और वो क्या आरोप है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो नरेगा का बकाया पैसा मिलने के बाद भी पंचायतों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। जी हां, पंचायतों को अप्रैल 2018 के बाद बकाया भुगतान नहीं किया गया, जबकि केंद्र सरकार करीब 300 करोड़ रुपए 3 महीने पहले ही राज्य को दे चुकी है। साथ ही करीब 705 करोड़ का भुगतान केंद्र ने अगस्त माह में ही प्रदेश को कर दिया। और इसके अलावा सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष भवरलाल ने बताया कि पंचायतों के करीब 1500 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। 705 करोड़ रुपए 5 अगस्त को दे दिए, तो 1100 करोड़ रुपए तो इनके पास में आ चुके हैं राज्य सरकार के पास में। उसके बावजूद भी एक पैसा नहीं दे रहे हैं। लेटर के अंदर उन्होंने लिख के भेजा है केंद्र सरकार ने कि विदिन 3 डेज ये पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और यहां पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं ईडी की कार्रवाई की। ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया है और इस संबंध में जयपुर और दिल्ली दोनों ही ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कैलाश खंडेलवाल के ठिकानों पर ईडी ने छापे की कार्रवाई की। बागड़, कुणाल लड्ढा और अन्य ग्रुप के ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस छापे में तकरीबन 4 करोड़ की ब्लैक मनी जब्त की गई है। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर और दिल्ली में हवाला कारोबार के संबंध में
छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब बढ़ते हैं आगे। जयपुर के खू नागोरियन इलाके में पुलिस के जो लाठीचार्ज का मामला हुआ, अब वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और खू नागोरियन थानाधिकारी को भी वहां से निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी वहां पर लगातार की जा रही है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस मुख्यालय पहुंचता है और डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात करके घटना की जानकारी दी जाती है। लोगों ने डीजीपी को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दें कि राजधानी में बदमाशों के हौसले जो है वो इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वो किसी भी अपराध को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। जी हां, अब हम आपको दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक ही रात में पेट्रोल पंप लूट की दो वारदातें सामने आई हैं। पहली तस्वीर रेनवाल की है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर बदमाशों ने एक सेल्समैन से बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राजधानी के जोबनेर की है, जहां पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की, लेकिन सेल्समैन की बहादुरी की वजह से वो इसमें नाकाम रहते हैं और इस दौरान सेल्समैन के सिर पर गंभीर चोटें भी आती है और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। RUHS मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आज कॉलेज के गेट पर अपनी कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इन छात्रों की मांगे हैं जिनमें पीने के पानी, हॉस्टल में सफाई और ट्रांसपोर्टेशन मुख्य है। मेडिकल कॉलेज छात्र संघ के समन्वयक अनिल वालिया का कहना है कि मेडिकल छात्र कई बार कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक कॉलेज प्रशासन ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं छात्रों की तरफ से मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। और जयपुर में ENT सर्जन डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक दुर्लभ सर्जरी करके कैंसर पीड़ित को राहत दी है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कान में ग्लोमस टिम्पेनिकम ट्यूमर जैसी दुर्लभ बीमारी का एंडोस्कोपी से ऑपरेशन करके कई जटिलताओं से बचाया। बांदीकुई के रहने वाले एक 55 साल के मरीज को पिछले 2-3 साल से कान में ट्यूमर से पीड़ित था। कान में तेज दर्द की शिकायत थी। एम्स सहित कई जगह सलाह भी ली, लेकिन सभी ने उन्हें सर्जरी की ही सलाह दी। ऐसे में ENT सर्जन डॉक्टर ऋषभ जैन ने सर्जरी करके जटिलताओं से बचते हुए ऑपरेशन को किया। बीमारी में आमतौर पे हम लोग जब ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज होता है, और जब ऑपरेशन करते हैं तो कान के पीछे बड़ा चीरा लगा के नसों के बीच में से जाके डेलिकेटली काम करना पड़ता है, जिसमें ब्लीडिंग की रिस्क ज़्यादा होती है, नसों में डैमेज होने की रिस्क ज़्यादा होती है। इस बीमारी को हमने बिना किसी चीरे के दूरबीन से राजस्थान में पहली बार सिद्धम ENT हॉस्पिटल में हमारे टीम मेंबर्स के सहयोग के साथ संपन्न किया है। परेशानी हुई थी, जब मेरी इसमें आवाज़ आती थी तो मेरे को नींद नहीं आती थी। साल भर ऐसे रहा, फिर साल भर बाद में मैंने दिल्ली AIMS में जांच करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ मेरे से बोला कि ट्यूमर हो गई, गांठ बन गई, इसका अब ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन से मैं डर गया, नहीं पता इसमें कितनी खाल चीरा फाड़ी होगी। फिर यहाँ के भी मैं 2-3 हॉस्पिटल में डोला तो फिर भी मैं घबरा गया। फिर यहाँ के मैंने ऑपरेशन कराया तो मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।